फ्रेंड्स, दिस इज़ आकांक्षा सिंह। वेलकम यू ऑन यूट्यूब चैनल वे टू JRF। आज हम डिस्कस करने वाले हैं, ये DSSB का पेपर है जो हमने लास्ट में भी डिस्कस किया था। उसका एक पार्ट, पहला पार्ट आ चुका है, ये इसका सेकेंड पार्ट है। लास्ट में हमने 152 तक क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आज हम उसके आगे का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। एंड अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा, और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? अ थिक येलोइश लिक्विड प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द फर्स्ट 2 or 3 days आफ्टर द बेबी इज़ बॉर्न। जो बेबी बॉर्न होता है उसके बाद जो मदर से 2 या 3 दिन तक जो येलोइश लिक्विड, जो येलो थिक येलो लिक्विड जो आता है उसको क्या बोलते हैं? मीन्स थिक येलो मिल्क जो सिक्रीट होता है उसको क्या बोलते हैं? ऑप्शन है कैल्सिटोनिन, कोल्स्ट्रम, क्विकनिंग एंड एस्ट्रोजन। तो उसका जो करेक्ट आंसर है वो है कोल्स्ट्रम। जो बेबी के बॉर्न होने के बाद 2 to 3 डेज तक जो मदर से थिक येलोइश लिक्विड मिल्क प्रोड्यूस होता है उसको बोलते हैं कोल्स्ट्रम, क्योंकि इसमें रिच होता है प्रोटीन में, और ये जो बेबी है उसको इन्फेक्शन से, जो उसमें कोई इन्फेक्शन ना हो तो उसको इम्यूनिटी प्रदान करता है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है जिससे वो इन्फेक्शन से बच के रहे। और ये फिर इधर है, इज़ द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग बेबीज़ डाइट फ्रॉम लिक्विड फूड टू सेमी सॉलिड एंड सॉलिड फूड। कि जब बेबी जो है उसको स्टार्टिंग में 6 मंथ तक क्या देते हैं? ओनली मिल्क डाइट। ओनली मिल्क मीन्स लिक्विड डाइट। लिक्विड से चेंज होता है सेमी सॉलिड पे, सेमी सॉलिड से सॉलिड पे। तो ये जो ट्रांजिशन हो रहा है, जो चेंज हो रहा है लिक्विड से सेमी सॉलिड डाइट, सेमी सॉलिड से प्योर सॉलिड डाइट, तो ये चेंज हो रहा है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं वीनिंग। क्योंकि 6 मंथ के बाद ओनली मिल्क अगर दे रहे हैं उसको, तो सिर्फ मिल्क जो बेबी के पूरे डेवलपमेंट के लिए सफिशिएंट नहीं होता है, उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स उसको नहीं मिल पाते हैं। तो 6 मंथ के बाद बेबी को पहले सेमी सॉलिड फिर सॉलिड डाइट की तरफ ले जाते हैं, तो उसको बोलते हैं वीनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मेकिंग साउंड लाइक माँ माँ माँ, डाडा, डीडी, ये सब लैंग्वेज जो हैं, ये जब बच्चा स्टार्टिंग में जब बोलना शुरू करता है तब वो ऐसी 1 वर्ड वाली साउंड यूज़ करता है, तो उसको क्या बोलते हैं? क्राइंग, क्विंग, बैबलिंग, जेस्चर। तो जब ये 1 वर्ड वाली साउंड बच्चा यूज़ करता है उसको बोलते हैं बैबलिंग। बैबलिंग मीन्स तुतलाना, वो तुतला के बोलता है। क्राइंग तो मीन्स सिंपल क्राइंग। क्विंग जब वो कूँ कूँ की आवाज़ करता है उसको बोलते हैं क्विंग। और जब वो बच्चा 1 या 2 वर्ड बोलने लगता है उसको बोलते हैं बैबलिंग। द ट्रांसमिट जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, इनमें से कौन सी चीज़ें हैं जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को ट्रांसमिट करती हैं? मीन्स जो पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स से जो उनका बेबी आ रहा है, तो पेरेंट्स के जो जेनेटिक कैरेक्टर हैं वो बेबी में ट्रांसफ़र करना, तो ये किसका काम है? ट्रेटोजेंस, क्रोमोसोम्स, प्लेसेंटा एंड RH फैक्टर। तो जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट करते हैं वो होता है क्रोमोसोम। अगर यहाँ पे क्रोमोसोम ना देकर जीन दिया होता तो जीन हो जाता। क्रोमोसोम्स और जीन्स ये दोनों चीज़ें हैं जो हमारा जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो पेरेंट्स से बच्चों में ट्रांसफ़र करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्यूरियोसिटी इज़ इमोशन। जो क्यूरियोसिटी है ये एक इमोशन है। तो क्यूरियोसिटी मीन्स जानने की इच्छा, ये कैसा इमोशन है? तो क्यूरियोसिटी जो है ये पॉजिटिव इमोशन है, कि कुछ चीज़ों के बारे में जानना कि चीज़ें क्या हैं, कैसे, मतलब किसी भी चीज़ के बारे में जानने की इच्छा रखना, ये पॉजिटिव क्यूरियोसिटी है। अल्बर्ट बंड्यूरा डेवलप द लर्निंग थ्योरी। अल्बर्ट बंड्यूरा ने लर्निंग थ्योरी डेवलप की थी, ये स्टेटमेंट ट्रू है या नहीं? तो जो लर्निंग थ्योरी है ये दी थी जॉन वॉटसन ने, तो ये जो स्टेटमेंट हो गया ये गलत है। जो लर्निंग थ्योरी दी थी जॉन वॉटसन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आता, ये हिंदी में है, ठीक है, तो इसमें भी हम टिक कर दे रहे हैं। जो जन्म के बाद 2-3 दिन तक गाढ़ा पीला द्रव उत्पन्न होता है उसे कहते हैं कोल्स्ट्रम। बच्चे को द्रव आहार को अर्ध ठोस या ठोस आहार में परिवर्तन करते हैं उसको बोलते हैं वीनिंग। दूध छुड़ाई। आगे फिर है माँ माँ, दादा या दीदी जैसे जो शब्द बच्चे यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं बैबलिंग या फिर तुतलाना। जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन पेरेंट्स से मदर में ट्रांसमिट होती है उसको बोलते हैं क्रोमोसोम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिज्ञासा मीन्स जानने की इच्छा रखना, ये एक पॉजिटिव इमोशन है, सकारात्मक मनोभाव है। अल्बर्ट बंड्यूरा ने ज्ञान का सिद्धांत दिया है, नहीं, तो ये गलत है। ज्ञान का जो सिद्धांत है वो जॉन वॉटसन ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फिर, टू मेक एक्सक्यूज और गिविंग एक्सेप्टेबल रीज़न इंस्टेड ऑफ रियल वन इज़ कॉल्ड।
देखो ये दोनों क्वेश्चन एक जैसे हैं बिल्कुल, बस इनकी जो लैंग्वेज है वो चेंज कर दी गई है, बाकी दोनों का आंसर सेम है। यहाँ पे क्या कहा गया है, टू मेक एक्सक्यूजेस और गिविंग एक्सेप्टेबल रीज़न इंस्टेड ऑफ रियल वन। मीन्स कोई पर्सन था, वो कुछ काम कर रहा था और वो काम उससे नहीं हुआ, तो वो जो रियल जो रीज़न है उसको ना देकर कोई ऐसे ही एक्सेप्टेबल रीज़न देता है। और यहाँ पे क्या दिया है, सोर ग्रेप रिएक्शन इज एनाटॉमी ऑफ। मीन्स जैसे वो एक स्टोरी सुनी होगी ना, जब एक लोमड़ी रहती है, वो अंगूर तोड़ने जाती है, पर वो अंगूर तक नहीं पहुंच पाती है, उनको तोड़ नहीं पाती है, तब वापस आके बोलती है कि अंगूर खट्टे थे। तो सेम यहाँ पे भी वही है कि वो उसने अपनी इनएबिलिटी नहीं बताई कि वहाँ अंगूर तक वो पहुँच नहीं पाई, पर उसने अलग से दूसरा एक्सेप्टेबल रीज़न ये दिया कि अंगूर जो हैं वो खट्टे हैं। तो दोनों का यहाँ पे भी जो मेन रीज़न है वो ना दे के एक एक्सेप्टेबल रीज़न दे रहा है, और यहाँ पे भी कोई एक्सक्यूज़ दे रहा है जो उसका रियल रीज़न है वो ना देकर कोई ऐसे ही एक्सेप्टेबल कोई एक्सक्यूज़ रीज़न दे रहे हैं। तो दोनों होते हैं रेशनलाइजेशन। ठीक है, रेशनलाइजेशन मीन्स जो हमारा रियल रीज़न है जिसकी वजह से हम काम नहीं कर पाए या जिसकी वजह से हमारा जो काम है वो नहीं हो पाया, तो वो मेन रीज़न ना देख के कोई ऐसे ही एक्सेप्टेबल रीज़न, दूसरे रीज़न देना, दूसरे एक्सक्यूजेस देना, तो ये आता है रेशनलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हेन चिल्ड्रन ग्रो एंड बिकम मोर इंटरेस्टेड इन देयर जेनाइटल्स। जब बच्चे ग्रो करते हैं और ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं इन देयर जेनाइटल, मीन्स जो जब बच्चे ग्रो करते हैं तो अपने सेक्स ऑर्गन्स में ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, तो ये कौन सी स्टेज है, तो ये स्टेज आती है फैलिक स्टेज। ठीक है, उसके बाद आती है लेटेंसी स्टेज। लेटेंसी स्टेज में ये अदर अपोजिट सेक्स में ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, जहाँ पे अपनी सेम खुद मीन्स चाइल्ड ग्रो एंड बिकम मोर इंटरेस्टेड इन देयर जेनाइटल्स, तो वहाँ पे आती है फैलिक स्टेज। मसल टिश्यू मेकअप ऑफ परसेंटेज ऑफ द इन्फेंट वेट एट बर्थ। जब इन्फेंट होता है, न्यूली बॉर्न बेबी है जो, उसमें टिश्यू का कितना परसेंटेज होता है उसकी बॉडी में, क्योंकि 70 to 75 तो वाटर का परसेंटेज होता है, तो बचा क्या, क्योंकि फ़ैट तो होता नहीं है एट दैट टाइम, जो न्यूली बॉर्न बेबी होता है उसमें फ़ैट का अमाउंट बहुत कम होता है, तो यहाँ पे बचा क्या, प्रोटीन। तो प्रोटीन का कितना परसेंटेज होता है, तो 20 to 25% जो है वो टिश्यू प्रोटीन का होता है जो न्यूली बॉर्न बेबीज़ हैं उनमें। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इनएडिक्वेट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन ड्यूरिंग बर्थ प्रोसेस इज। जब बर्थ की प्रोसेस हो रही है, जब बेबी जब बर्थ हो रहा है, वहाँ पे ऑक्सीजन की अगर कमी हो जाती है तो उसको क्या बोलते हैं, एनॉक्सिया, अल्ट्रासाउंड, एमनियोसेंटोसिस, फीटोस्कोपी। जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है बर्थ के टाइम पे, वहाँ पे उसको बोलते हैं एनॉक्सिया। एनॉक्सिया मीन्स प्रॉपर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन बेबी तक ना पहुँचे, उसको बोलते हैं एनॉक्सिया। बाकी अल्ट्रासाउंड, एमनियोसेंटोसिस, फीटोस्कोपी ये सब प्रेगनेंसी से रिलेटेड टर्म है। प्रोसेस ऑफ चेंज विच इज़ रिलेटिवली इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सपीरियंस। मीन्स ऐसे चेंज होना, एक स्टेज से दूसरी स्टेज में चेंज होना, बट ये जो चेंज है वो एक्सपीरियंस पे डिपेंड नहीं है। एक्सपीरियंस मीन्स जो आप कर रहे हो उसी से रिलेटेड कोई अनुभव आ रहा है, तो उससे रिलेटेड नहीं है, ये इंडिपेंडेंट है। तो लर्निंग जो है ये एक्सपीरियंस पे डिपेंड करती है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी जितना चीज़ें हम करेंगे, जितना हम पढ़ेंगे, जितनी हम चीज़ें प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, तो उतना ही डेवलपमेंट होगा। मोटर डेवलपमेंट तो फाइन मोटर स्किल एंड ग्रॉस मोटर स्किल्स, जितना आप प्रैक्टिस करोगे जिन चीज़ों को। तो यहाँ पे बचा क्या, मैच्योरिटी। तो मैच्योरिटी जो है ये हमारे एक्सपीरियंसेस पे डिपेंड नहीं करती है। तो मैच्योरिटी का और हमारे एक्सपीरियंसेस का कोई एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं है। बहाने बनाने की जगह कोई कार्य स्वीकार कर कारण देने को कहते हैं, या फिर अंगूर खट्टे हैं, दोनों का ऑप्शन क्या है, रेशनलाइजेशन या फिर व्यक्तित्वीकरण। जब बच्चे बड़े होने लगते हैं तब वह अपने जेनाइटल जो ऑर्गन्स हैं उसके बारे में ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, तो उसको बोलते हैं फैलिक स्टेज या फिर लिंग अवस्था। और यहाँ पे बच्चे के जन्म के समय मांसपेशियों का वजन कितना होता है, तो 20 से 25% होता है, और 70 से 75% वाटर का परसेंटेज होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है, प्रसव प्रक्रिया के समय ऑक्सीजन जो है पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुँचती है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एनॉक्सिया। अल्ट्रासाउंड चेक करके देखते हैं कि जो बेबी है, फीटस है, वो हेल्दी है या नहीं है। एमनियोसेंटोसिस, तो ये एक फ्लूइड है जो बेबी को चारों तरफ से एमनियोटिक सैक में कवर करके रखता है कि बाहर से अगर कोई इंजरी हो रहा है या कोई अचानक से कोई शॉक लग रहा है तो उससे बचा के रखना। फीटोस्कोपी, ये भी एक टाइप ऑफ अल्ट्रासाउंड है।
परिवर्तन की प्रक्रिया जो अनुभव से अपेक्षाकृत स्वतंत्र है, मीन्स जो परिवर्तन हो रहा है, जो चेंजमेंट हो रहा है, वो अनुभव पे, एक्सपीरियंसेस पे डिपेंड नहीं है, तो वो क्या है, वो है मैच्योरिटी। फिर आता है अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे द कॉग्निटिव डेवलपमेंट हैज़ फॉलोइंग स्टेजेस। तो जीन पियाजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी दी है, उसमें कितनी स्टेजेस हैं, उसमें हैं 4 स्टेजेस। तो उसकी जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की स्टेज, उसमें से कौन सी स्टेज है कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, तो जो सेंसरी मोटर स्टेज है, सेंसरी पीरियड स्टेज है, यह फर्स्ट स्टेज है कॉग्निटिव डेवलपमेंट की। उसके बाद आता है प्री ऑपरेशनल स्टेज, फिर आता है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, देन आता है फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज। तो आपको बताना ये है कि जो सेंसरी पीरियड स्टेज है, इसमें और भी सब स्टेजेस होती हैं, तो इसमें कितनी सब स्टेजेस होती हैं वो आपको बतानी है। द रियलिस्टिक पार्ट ऑफ आवर पर्सनैलिटी दैट हेल्प अस टू ग्रेटिफाई आवर बेसिक नीड्स इन वेरियस वे। जो रियलिस्टिक पार्ट है, जो हमारी पर्सनैलिटी को डेवलप करता है या हमें हमारी पर्सनैलिटी को समझने में हेल्प करता है, तो वो इसमें से क्या है, आईडी, ईगो, सुपर ईगो। ठीक है, तो ये जो आईडी है ये हमारी एक इमेजिनेशन पे काम करती है, जो इमेजिनेशन पे, तो ये यहाँ पे बात की है रियलिस्टिक पार्ट की, तो आईडी तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ये इमेजिनेशन पे काम करता है। उसके बाद आता है ईगो। तो ईगो जो है वो करेक्ट आंसर है, वो हमारी जो ईगो जो है हमारे रियलिस्टिक प्रिंसिपल पे काम करता है, जो रियल में जो चीज़ें हैं उन पे काम करता है कि हमारे अगर हमको भूख लगी है तो आईडी यहाँ पे इमेज दिखा दो तो सेटिस्फेक्शन हो जाएगा, बट ईगो में क्या है, ईगो में हमको रियल फूड चाहिए होगा, उसके बाद हम जब फूड खाएंगे तभी हमारी भूख कम होगी, तो ये है ईगो। तो ईगो जो है ये रियलिटी प्रिंसिपल पे काम करता है। LAD इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ, LAD ये शॉर्ट फॉर्म है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, जहाँ पे हेयरिंग इम्पेयरमेंट में ये लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस यूज़ की जाती है। उसके बाद है इन द टाइम व्हेन सेक्सुअल मैच्योरिटी इज रीच, कौन सा टाइम है, कौन सी स्टेज है जहाँ पे सेक्सुअल मैच्योरिटी प्रॉपर हो जाती है, वो है प्यूबर्टी एज। प्यूबर्टी एज में सेक्सुअल मैच्योरिटी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है साइको एनालिटिक थ्योरी वॉज प्रपोज्ड बाय। जो साइको एनालिटिक थ्योरी है वो किसने दिया था, तो साइको एनालिटिक थ्योरी दी थी फ्रूड ने। जीन पियाजे ने कॉग्निटिव थ्योरी दी थी। वैल्यू इज़ द फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन एंड फुलनेस एंड नॉट फीलिंग हंग्री टिल द नेक्स्ट मील। मीन्स एक बार खाना खाने के बाद हमें जब तक भूख नहीं लगती है तब तक एक हमारे पास एक जो फीलिंग रहती है हमारे स्टमक में, उसको क्या बोलते हैं, भूख ना लगने वाली जो फीलिंग है उसको हम बोलते हैं सटाइटी वैल्यू। सटाइटी वैल्यू मीन्स खाना खाने के बाद हमारा जो पेट या स्टमक जो है भरा भरा लगता है, तो उसको हम बोलते हैं सटाइटी वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हिंदी में, जीन पियाजे के अनुसार संज्ञात्मक विकास का निम्न चरण कौन सा है, तो सेंसरी मोटर स्टेज है। तो आपको बताना है सेंसरी मोटर स्टेज कितने और पार्टों में डिवाइड होती है। सेंसरी मोटर जो स्टेज है इसमें और सब स्टेजेस होती हैं, तो इसमें कितनी सब स्टेजेस होती हैं ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। जो हमारे मूल ज़रूरतों को विभिन्न तरीके से तृप्त करने, हमारे व्यक्तित्व को यथार्थवादी भाग होता है, उसको क्या है, जो हमारे रियलिस्टिक जो रियलिटी प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है वो क्या होता है, वो होता है ईगो। LAD लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, ये हियरिंग इम्पेयरमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। यौन परिपक्वता पूर्ण होने का समय होता है प्यूबर्टी। मनोवैश्लेषिक सिद्धांत किसने प्रस्तावित किया था, तो ये दिया था सिगमंड फ्राइड ने। मूल्य है संतोष और पूर्णता का अनुभव और अगले भोजन से पहले भूख न लगना, उसको बोलते हैं सटाइटी वैल्यू, परितृप्ति। फिर आता है रिसोर्सेज आर लेस टेंजिबल एंड कैन नॉट बी इजिली डिटरमाइंड। लेस टेंजिबल होते हैं और इनको इजीली डिटरमाइन नहीं किया जा सकता है, तो ये कौन से रिसोर्सेज होते हैं, ये होते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज। लेस टेंजिबल मीन्स जिनको हम छू नहीं सकते हैं, चेंज नहीं कर सकते हैं, और किसी भी पर्सन के अपने जो रिसोर्सेज हैं, अपनी वैल्यूज़ क्या हैं, हम उनको जल्दी आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। ह्यूमन रिसोर्सेज जैसे स्किल है, एबिलिटी है, ठीक है, ये आते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज में। इज़ द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग अ कोर्स ऑफ एक्शन फ्रॉम अ नंबर ऑफ अल्टरनेटिव्स। हमारे पास जब बहुत सारे अल्टरनेटिव हैं, वहाँ से हमको कोई एक अल्टरनेटिव सेलेक्ट करना है, तो उसको क्या बोलते हैं, कि बहुत सारे अल्टरनेटिव हैं, वहाँ से एक अल्टरनेटिव सेलेक्ट करना है, तो मीन्स हमको यहाँ पे क्या लेना है, हमको यहाँ पे डिसीजन लेना है। तो ये हो गया डिसीजन मेकिंग। और डिसीजन मेकिंग को मैनेजमेंट का हार्ट भी बोलते हैं, कि जितना अच्छा आप डिसीजन लोगे, आपका जो मैनेजमेंट प्रोसेस है उतना ही अच्छा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है होम मैनेजमेंट इज़ यूजिंग व्हाट, हैव टू गेट व्हाट। यहाँ पे एक ही वर्ड को दोनों जगह पे फिल करना है, तो होम मैनेजमेंट इज़ यूजिंग व्हाट, यू
हैव टू गेट व्हाट यू वांट, मीन्स आपके पास जो है वही यूज़ करके आपको क्या चाहिए। तो यहाँ पे यू जो है इसका फर्स्ट ऑप्शन यू इज़ द करेक्ट ऑप्शन। टास्क विच इन्वॉल्व यूजिंग वन लेग इज़ एफर्ट, ऐसे टास्क जहाँ पे पैरों को यूज़ करते हैं उसको क्या बोलते हैं? विजुअल, टोर्सल, पैडल एंड मैनुअल। जहाँ पे लेग यूज़ होते हैं किसी टास्क में उसको बोलते हैं पैडल, ठीक है। विजुअल मीन्स जहाँ पे देखते हैं हम, चीज़ों को देखना इज़ विजुअल। टोर्सल जहाँ पे बॉडी हमारी बेंड करती है उसको हम बोलते हैं टोर्सल। पैडल जहाँ पे हम लेग का यूज़ करते हैं किसी भी टास्क को करने के लिए, वो होता है पैडल। इज़ द फर्स्ट स्टेप इन मैनेजमेंट प्रोसेस, मैनेजमेंट प्रोसेस की फर्स्ट स्टेप क्या है? तो वो है प्लानिंग। और जॉन डेविन के अकॉर्डिंग जो मैनेजमेंट के इन्होंने 3 स्टेप दिए थे, प्लानिंग, कंट्रोलिंग एंड इवैल्यूएशन। ये 3 स्टेप दिए थे जॉन डेवी ने। तो फर्स्ट स्टेप क्या है? प्लानिंग। सेटिस्फैक्शन डिराइव्ड फ्रॉम ऑल मटेरियल्स, गुड्स एंड सर्विसेज आर रिफर्ड एज इनकम। तो जहाँ पे बात की सेटिस्फैक्शन, ऐसी इनकम जहाँ से संतोष मिलता है, सेटिस्फैक्शन मिलता है, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं साइकिक इनकम। साइकिक इनकम में जो है वो सेटिस्फैक्शन देती है, संतोष देती है, एक मेंटल लेवल सेटिस्फैक्शन मिलता है। तो यहाँ से फिर है हिंदी में, ऐसे सोर्स जो कम वास्तविक होते हैं और आसानी से निर्धारित नहीं किए जा सकते हैं उनको बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज। ऐसी प्रक्रिया जहाँ अनेक पर्यायों में एक से अधिक क्रिया का चयन होता है, मीन्स आपके पास बहुत सारे अल्टरनेटिव्स हैं, वहाँ से कोई एक बेस्ट अल्टरनेटिव आपको सेलेक्ट करना है, तो क्या होता है वो? डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेना। घर संचालन है, आपके पास क्या रिसोर्सेस हैं और उसको यूज़ करके आपको क्या चाहिए, तो ऑप्शन ए सही है। जिस कार्य में पैरों का उपयोग होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको पदिक या फिर पैडल बोलते हैं। संचलन प्रक्रिया का पहला कदम क्या है? तो ये होता है प्लानिंग, आयोजन। सभी भौतिक चीज़ें और सेवाएं जो जिसे संतोष मिलता है उसको क्या बोलते हैं? उसको साइकिक इनकम या फिर मानसिक इनकम बोलते हैं। अ पर्सन हु बाइज गुड्स और सर्विसेज फ्रॉम द मार्केट ऑफ हिज यूज़, देखो कोई पर्सन है वो मार्केट में जाके अपने यूज़ की चीज़ें खरीदता है, तो वो पर्सन कौन होगा? जैसे हम हैं, कोई भी है, वो जाके अगर मार्केट से उसको अगर कुछ खाना है, उसने सिंपल सी अगर कोई फ्रूटी खरीदी है, तो उसके बाद वो क्या उसको कंज्यूम करेगा, तो क्या हो गया? जो भी मार्केट में जाके पर्सन सामान खरीद रहा है वो होता है कंज्यूमर। द इम्पॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन होम एंड हाउस, होम और हाउस के बीच में एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है, वो क्या होता है? वो होता है इमोशनल डिफरेंस। होम और हाउस दोनों में एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है वो है इमोशनल। इमोशंस जो है, भावनात्मक जो डिफरेंस है ये होता है। टूल इन टाइम मैनेजमेंट इज़, जो टूल है टाइम मैनेजमेंट के वो क्या है? पीक लोड, वर्क कर्व, रेस्ट पीरियड, ऑल ऑफ द अबव। तो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। पीक लोड क्या होता है? दिन में कोई एक ऐसा टाइम होगा जहाँ पे सबसे ज़्यादा वर्क लोड होता है, उसको बोलते हैं पीक लोड। जैसे मॉर्निंग का टाइम है, ठीक है, पेरेंट्स वर्किंग हैं और अगर बच्चे हैं वो स्कूल जा रहे हैं, तो यहाँ पे पेरेंट्स को भी वर्किंग है, जाना है उनको, तो उनको भी रेडी होना है, इस बच्चों को भी जाना है, उनके लिए भी टिफ़िन बनाना। तो यहाँ पे एक मॉर्निंग में टाइम एक ऐसा होगा जहाँ पे सबसे ज़्यादा वर्क होगा और टाइम कम होगा, इसको बोलते हैं पीक लोड। वर्क कर्व मीन्स कोई टाइम है जहाँ पे जो वर्क है वो कम है, फिर धीरे धीरे बढ़ रहा है, ये पीक लोड आया। अब सब चले गए अपने अपने काम पे, उसके बाद फिर क्या, कोई काम नहीं है, तो धीरे धीरे वर्कलोड कम हो जाता है। तो ये भी है। रेस्ट पीरियड भी टाइम मैनेजमेंट का एक टूल है। तो ऑल ऑफ द अबव इज़ द करेक्ट आंसर। फॉर्म्स आर क्लोजली रिलेटेड विद, जो फॉर्म्स होते हैं ये क्लोजली रिलेटेड विद सर्किल, स्क्वायर, रेक्टेंगल्स एंड लाइन्स। तो फॉर्म क्या है? ये एक एलिमेंट ऑफ आर्ट है और ये बनता किससे है? ये लाइन से। लाइन भी एक एलिमेंट ऑफ आर्ट है। लाइन को यूज़ करके कोई भी फॉर्म बनाया जा सकता है। अब वो सर्कल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, कोई भी फॉर्म बना सकते हैं। तो सिंपली फॉर्म किससे बनता है? लाइंस को मिला के फॉर्म बनता है। टाइम एंड मोशन स्टडी वॉज डन बाय, जो टाइम और मोशन स्टडी है ये किसने दिया था? ये दिया था निकेल एंड डॉर्सी ने। और निकेल एंड डॉर्सी से पहले अगर हम बात करें तो गिलबर्ट और टेलर ने इस पे काम किया था। उन्होंने काम किया था जो बिजनेस टाइम एंड मोशन स्टडी है, और इन्होंने बात किया है होम में वर्क सिंप्लीफिकेशन पे काम किया है। तो निकेल एंड डॉर्सी। बैलेंस इज द प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन दैट प्रोड्यूस अ फीलिंग ऑफ रेस्ट एंड कंटेंट इज सेड बाय, जो बैलेंस है वो फीलिंग जो है वो प्रोवाइड करता है, रेस्ट की फीलिंग प्रोवाइड करता है। और जो रेस्ट की फीलिंग प्रोवाइड करता है तो ये किसने कहा है? तो ये कहा है IBID, एस सुंदरराज, क्रेग एंड रस। तो ये कहा है, क्रेग एंड रस ने कहा है कि जो बैलेंस है ये एक प्रिंसिपल है
जो रेस्ट की फीलिंग प्रोवाइड करता है। तो ये क्रेग एंड रस ने कहा है। पिक द ऑड वन अमंग द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिसोर्सेज। यहाँ पे बताना है कि इसमें से ऐसा कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है जो रिसोर्स का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। रिसोर्सेज यूजफुल होते हैं, असेसिबल होते हैं, अनलिमिटेड गलत है ये, इंटरचेंजेबल होते हैं। रिसोर्सेज जो हैं वो लिमिटेड होते हैं, रिसोर्सेज अनलिमिटेड नहीं होते हैं। तो ये ऑड वन आउट हो गया, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। एनवायरमेंटल नॉइस इज़, जो हम कोई कम्युनिकेशन कर रहे हैं, अगर जैसे यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ, मैं क्वेश्चंस को एक्सप्लेन कर रही हूँ, यहाँ पे कहीं से एक्स्ट्रा नॉइज़ आ रही हो या बैकग्राउंड में कोई बोल रहा हो तो ये एक नॉइज़ होगी। तो ये कैसा बैरियर है? ये होता है फिजिकल बैरियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये हिंदी में है। जो व्यक्ति अपने उपयोग की वस्तुएं और सेवाएं बाजार से खरीदता है वो क्या होता है? वो होता है उपभोक्ता। घर और मकान में सबसे महत्वपूर्ण अंतर क्या है? वो है भावनात्मक, इमोशनल डिफरेंस। समय संचालन के उपकरण हैं तो चरम सीमा, भार, कार्यवक्र, आराम का समय, ये सभी हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या था? रूप यह इनमें से निकट संबंध रखता है। तो सब रेखाएं मिलती हैं तो रेखाएं मिलके कोई सा भी रूप बना सकती हैं। समय और गति का अध्ययन किसने किया था? तो ये निकेल एंड डॉर्से ने किया था। संतुलन एक अभिकल्पना का सिद्धांत है जो आराम और संतोष की भावना देता है। ये किसने कहा था? ये क्रेग एंड रस ने कहा था कि जो बैलेंस है ये एक प्रिंसिपल है, आर्ट का प्रिंसिपल है, जिससे संतोष और आराम की फीलिंग आती है। तो ये कहा था क्रेग एंड रस ने। सोर्स की विशेषताओं में से विषम को चुनिए। इसमें से बताना है कि सोर्स की कौन सी विशेषताएं, स्रोत की कौन सी विशेषताएं नहीं हैं। ये उपयोगी होते हैं, अभिगम्य होते हैं, असीमित नहीं होते, ये सीमित होते हैं, विनिमेय होते हैं तो असीमित नहीं होते हैं, ये इसकी विषम विशेषता है। पर्यावरणीय ध्वनि है, जो फिजिकल जो नॉइज़ है ये फिजिकल बैरियर में आता है, भौतिक बाधा में आता है। मैसेज हैज़ 3 कंपोनेंट्स। जो मैसेज है उसमें 3 कंपोनेंट्स होते हैं। तो ये मैसेज के 3 कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं? कोड, कंटेंट एंड ट्रीटमेंट। ये जो 3 हैं, कोड, कंटेंट एंड ट्रीटमेंट, ये मैसेज के 3 कंपोनेंट हैं। पहले मैसेज को कोड करते हैं, देखते हैं क्या है, फिर उसके कंटेंट को चेक करते हैं, फिर उसको अगर कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है कि एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ये है और एक्स्ट्रा ये कुछ इन्फॉर्मेशन हटानी है या कुछ, तो वो आता है ट्रीटमेंट में। अ डेमोक्रेटिक लीडर इज़ वन हु इन्वॉल्व्स अ मेंबर इन डिसीजन मेकिंग। डेमोक्रेटिक मीन्स लोकतांत्रिक नेता वो होते हैं जो अपने डिसीजन में और भी जो उनके साथ जो लोग काम कर रहे हैं उनको भी इन्वॉल्व करते हैं। तो ये सही है, बिल्कुल ट्रू है। क्रेडिबिलिटी कैन बी। क्रेडिबिलिटी मीन्स विश्वसनीयता क्या है? इनिशियल, डिराइव, टर्मिनल। तो ऑल ऑफ दीज मीन्स विश्वसनीयता जो है मैसेज की अगर हम बात करें तो जब मैसेज हमने बनाया है वहाँ से मैसेज सोर्स से लेकर तक वो रिसीवर तक पहुँचता है, सारे स्टेप्स पे उसमें क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए। तो ये ऑल ऑफ दीज इज़ द करेक्ट आंसर। जो एग्जाम्पल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग। वोकेशनल ट्रेनिंग क्या होता है कि ऐसी ट्रेनिंग प्रोवाइड कराना जहाँ पे पर्सन जो है अपनी स्किल्स को यूज़ करके अपने लाइफ के लिए कुछ अर्निंग कर सके, पैसे कमा सके, उसको बोलते हैं वोकेशनल ट्रेनिंग। तो ऑप्शंस क्या है? डिस्टेंस एजुकेशन, कारपेंट्री, ओपन यूनिवर्सिटी, नन। तो डिस्टेंस एजुकेशन, ओपन यूनिवर्सिटी ये तो नॉन फॉर्मल एजुकेशन के मेथड है। बचा कारपेंट्री। ये कारपेंट्री जो है ये वोकेशनल ट्रेनिंग में आता है क्योंकि यहाँ से जो भी पर्सन है वो स्किल सीखेगा, फिर इन स्किल्स को वो आगे यूज़ करके अपनी लाइफ में कुछ भी अर्निंग कर सकता है थ्रू कारपेंट्री। द मैथड एडॉप्टेड फॉर कम्युनिटी डेवलपमेंट आर। अगर हम बात करें कम्युनिटी डेवलपमेंट की तो यहाँ पे कौन कौन से मेथड अडॉप्ट किए जाते हैं? कम्युनिटी डेवलपमेंट आता है एक्सटेंशन एजुकेशन में, प्रसार शिक्षा में। तो ऑप्शंस क्या क्या हैं? एक्सटेंशन, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन, प्रोग्राम्स, ऑल ऑफ द अबव। तो जो ऑल ऑफ द अबव है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा कि एक्सटेंशन में जो भी नए प्रोग्राम आ रहे हैं उनके बारे में हमें कम्युनिटी में जाके बताना है तो कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशंस करने होंगे, प्रोग्राम्स करने होंगे, तो ये ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। चार्ट्स इन द शेप ऑफ सर्कल। चार्ट है कोई इन द शेप ऑफ सर्कल जो यूज़ किया जाता है टू शो हाउ सेवरल पार्ट्स मेक अप द होल। ये जैसे पूरा सर्कल है, ठीक है, इसमें कई सारे पार्ट्स ऐसे डिवाइडेड है, तो इस चार्ट को क्या बोलते हैं? इस चार्ट को बोलते हैं पाई चार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है द रोल ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट फैसिलिटेटर इज़। जो रोल है कम्युनिटी डेवलपमेंट फैसिलिटेटर का वो क्या है? स्टूडेंट का है, अटेंडर का है, गाइड का है, क्लीनर का है। तो जो रोल है कम्युनिटी डेवलपमेंट फैसिलिटेटर का वो है गाइड। जो कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे हैं मीन्स वो हमारे एक्सटेंशन वर्कर हो सकते हैं, हमारे गाइड हो सकते हैं, तो ये गाइड आता है।
इज़ द पावरफुल मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। इनमें से कौन सा मीडियम जो है वो पावरफुल मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है? सारे मीडियम जो है वो हैं तो कम्युनिकेशन के ही, बट अगर हम बात करें सबसे पावरफुल की, तो उसमें सबसे पावरफुल कौन सा है? तो यहाँ पे सबसे पावरफुल हो जाएगा टेलीविज़न। टेलीविज़न जो है सबसे पावरफुल है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, संदेश के 3 घटक होते हैं, वो क्या होते हैं? कोड, कंटेंट एंड ट्रीटमेंट। लोकतांत्रिक नेता वही है जो सभी सदस्यों को निर्णय लेने की प्रक्रिया में सम्मिलित करता है, तो ये सही है। विश्वसनीयता हो सकती है आरंभिक, व्युत्पन्न, अंत्य, उपरोक्त सभी, तो ऑल ऑफ द अबव। व्यावसायिक शिक्षा का उदाहरण है, तो ये बढ़ईगिरी, कारपेंट्री, जहाँ से आप जो भी कोई पर्सन अगर स्किल सीख रहा है तो वो अपने लिए अर्निंग कर सके। समुदाय विकास के तरीके हैं, प्रसारण है, समुदाय संगठन है, कार्यक्रम है, या उपरोक्त सभी, तो उपरोक्त सभी। फिर यहाँ पे क्या है क्वेश्चन? चार्ट वृत्त के आकार का होता है, जिसका उपयोग यह दर्शाने में होता है कि विभिन्न भाग मिलकर एक पूरी इकाई होते हैं, वो क्या होता है? वो होता है पाई चार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, समुदाय विकास सहायक की भूमिका होती है, तो मार्गदर्शक की भूमिका होती है। संचरण का सबसे शक्तिशाली माध्यम क्या है? तो ये सभी जो सोर्स दिए हुए हैं सभी कम्युनिकेशन के मेथड हैं। इसमें टेलीविज़न जो है ये इसको सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण और सबसे ज़्यादा शक्तिशाली माना गया है, क्योंकि इसमें ऑडियो विजुअल दोनों चीज़ें यूज़ होती हैं, और जहाँ पे हमारे जितने ज़्यादा सेंसेस यूज़ होते हैं किसी चीज़ को देखने में या लर्न करने में, वो उतना ही ज़्यादा इफेक्टिव होता है। तो यहाँ पे टेलीविज़न जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा कंपेरेटिव आल। स्टडी एम्स एट डीप एंड डिटेल स्टडी ऑफ द यूनिट। मीन्स ऐसी कौन सी स्टडी है जहाँ पे उस चीज़ के बारे में डीप में और डिटेल में पढ़ते हैं? तो वो जब केस स्टडी हम करते हैं, केस स्टडी में जो भी टॉपिक हम पढ़ रहे हैं उसके बारे में डीप और डिटेल में स्टडी करना रहता है। द ऑफिस ऑफ द डेवलपमेंट कमिश्नर ऑफ हैंडीक्राफ्ट इज़ लोकेटेड है। जो हैंडीक्राफ्ट का जो मेन ऑफिस है वो कहाँ पे लोकेटेड है? तो वो है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द इंटरव्यू मेथड डिपेंड ऑन इंडिविजुअल रिसर्च। जो कोई रिसर्चर है वो अगर इंटरव्यू मेथड कर रहा है तो वो किस पे डिपेंड करता है? एबिलिटी पे, कैपेबिलिटी पे, कम्युनिकेशन पे, सेंसिटिविटी टू सिचुएशन। तो जब कोई इंडिविजुअल पर्सन इंटरव्यू करता है तो ये इंटरव्यू जो है डिपेंड करता है उसकी एबिलिटी पे। हाइपोथेसिस कैन नॉट बी स्टेटेड इन। जो हाइपोथेसिस है उसको हम स्टेट नहीं कर सकते हैं। हाइपोथेसिस मीन्स कोई आप कुछ थ्योरी बनाना है या कोई भी आप रिसर्च कर रहे हो तो हम वहाँ पे कुछ चीज़ें एज्यूम करते हैं कि कोई 2 टर्म ले लिए तो उनके बीच में रिलेशनशिप क्या है या नहीं है। मीन्स कुछ चीज़ें हम एज्यूम करते हैं कि हाँ ऐसा स्टैंडर्ड होगा, या हम डेटा कलेक्शन करेंगे तो ये रिजल्ट आएगा। तो जो हम ये एज्यूम करते हैं, जो एजम्पशन होता है, इसको हम बोलते हैं हाइपोथेसिस। और हाइपोथेसिस को हम ऐसे जनरल फॉर्म में नहीं दे सकते। जनरल फॉर्म में तब आएगी जब डेटा बिल्कुल प्रूफ हो जाएगा, तब ये जब हाइपोथेसिस थ्योरी बन जाएगी तब इसको हम जनरल टर्म में लिख सकते हैं। ऐसे हाइपोथेसिस नल या फिर क्वेश्चन फॉर्म में होगी, या डिक्लेरेटिव टर्म्स में होगी कि हाँ ऐसा हो सकता है, या फिर डायरेक्शनल टर्म में होगी कि हाँ ऐसा होगा, बट जनरल हम उसको नहीं लिख सकते हैं। जनरल तब होती है जब ये थ्योरी के फॉर्म में आ जाती है। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल वॉज क्रिएटेड इन द नवंबर। जो मिनिस्ट्री है टेक्सटाइल की वो नवंबर में क्रिएट हुई, और नवंबर में कब? तो 1989 में क्रिएट हुई है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट। इसमें से कौन सा जो है वो मोस्ट अप्रोप्रिएट है? टीचर कैन टीच, ये भी सही है, टीचर टीच कर सकता है। टीचर्स आर बॉर्न जीनियस, ज़रूरी नहीं टीचर्स जो हैं वो बॉर्न जीनियस हों। टीचर्स हेल्प कैन क्रिएट इन अ स्टूडेंट्स अ डिज़ायर टू लर्न, ये भी सही है। लेक्चर मेथड कैन बी यूज्ड फॉर डेवलपिंग थिंकिंग। तो यहाँ पे बात किया है कि जो मोस्ट अप्रोप्रिएट है, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या है? टीचर जब पढ़ाता है तो वो उसका ये इफेक्ट होना चाहिए कि स्टूडेंट में डिज़ायर होनी चाहिए लर्न करने की, चीज़ें सीखने की डिज़ायर डेवलप करना। तो मेन तो यही है टीचिंग का। तो ये सबसे बेस्ट यहाँ पे है कि टीचर मीन्स ऐसे बच्चों को हेल्प करे या बच्चों को ऐसा समझाए या पढ़ाए जिससे उनमें और जानने की या उनको कुछ लर्न करने की उनमें डिज़ायर हो। स्लाइडिंग और स्लिपिंग ऑफ
वेफ्ट यार्न ओवर वार्प यार्न और वाइस वर्सा इज़ नोन एज, जो स्लाइडिंग और स्लिपिंग हो रहा है किसी भी वेफ्ट यार्न की ओवर वार्प यार्न या फिर वाइस वर्सा, इसको बोलते हैं यार्न स्लिपेज। मीन्स यार्न जो है वो स्लिप कर रहा है एक दूसरे के ऊपर से, उसको बोलते हैं यार्न स्लिपेज। देन आता है यार्न स्ट्रेच इज डन बाय हीट सेटिंग। द फर्स्ट नायलॉन स्ट्रेच यार्न वॉच, जो यार्न बनाए जा रहे हैं हीट सेटिंग से, और उसमें भी जो सबसे पहला नायलॉन बनाया था, नायलॉन यार्न बना है, वो भी नायलॉन स्ट्रेच यार्न, वो कौन सा है? तो वो है हेलन। ये हेलन का जो यार्न है ये नायलॉन से बना होता है, हीट सेटिंग से बना होता है, ये फर्स्ट स्ट्रेच नायलॉन यार्न है। अब आगे हम देखते हैं हिंदी में। जो अध्ययन का लक्ष्य होता है कई इकाइयों का गहरा और विस्तृत अध्ययन करना, केस स्टडी विषय। हस्तकौशल विकास आयुक्त का कार्यालय कहाँ स्थित है? तो वो है नई दिल्ली। साक्षात्कार तरीका व्यक्तिगत शोधकर्ता की क्षमता पर निर्भर करता है। अनुमान इसमें बताया नहीं जा सकता। अनुमान मीन्स हाइपोथेसिस को हम सामान्य शर्तों के रूप में नहीं बता सकते हैं। फिर आता है कपड़ा मंत्रालय नवंबर में बनाया गया था, तो नवंबर 1989 में बनाया गया था। ये क्वेश्चन क्या है? निम्न में क्या अति उचित है? सबसे ज़्यादा बेस्ट, ये सारे ऑप्शंस में सबसे ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन क्या है? तो सबसे ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन है कि शिक्षक की सहायता से विद्यार्थी में पढ़ने की इच्छा जागती है, चीज़ों को जानने की क्यूरोसिटी बढ़ती है। ताना बाने धागे का या ताना धागे का सरकना या फिसलना, ये कहलाता है तागा फिसलन। तागे का खिंचाव ऊष्मा के विन्यास से किया जाता है। और पहला नायलॉन स्ट्रेच धागा कौन सा था? तो वो हेलान का था। ये पहला नायलॉन स्ट्रेच धागा जो है वो हेलान का था। और आपको बताना है जो सेंसरी मोटर स्टेज है पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट स्टेज में जो सबसे पहला स्टेज है सेंसरी मोटर स्टेज, इसको और भी सब स्टेजेस में डिवाइड किया गया है। तो उसके कितनी सब स्टेजेस में डिवाइड किया गया है वो आपको आंसर देना है कमेंट सेक्शन में। और अभी तक क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट भी आप देखिएगा, सेकंड पार्ट भी आप देखिए। दोनों में आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, आप फ्रीली कमेंट सेक्शन में बताइए, वहाँ से आपको आपका आंसर ज़रूर मिलेगा। एंड अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे सबको अपनी प्रिपरेशन करने में हेल्प मिले। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, बाय बाय।